गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंडिंग अस प्योर, यानी हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हमको दिखाई दे रहा है वो प्योर है या नहीं है, ये चीज पढ़ेंगे। ये 9th क्लासेस के चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री। अच्छा, ये पूरे पूरे चैप्टर को एक लेक्चर में खत्म कर देंगे। इज मैटर प्योर। अब मैं यही क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा कि इज मैटर प्योर, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? क्या मैटर प्योर है? तुम कहोगे हाँ, मैटर, कुछ मैटर प्योर है और कुछ मैटर प्योर नहीं है, वो मिक्सचर के फॉर्म में है। यानी एग्जैक्टली उसी को दो भाग में डिवाइड करा। मैटर दो भाग में है, प्योर भी है, मिक्सचर भी है। थोड़ा बहुत मैटर क्या होता है ना, मैटर इज एनी सब्सटेंसेस व्हिच हैज सम मास एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर का मेनली 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पहले पढ़ चुके हैं। तो प्योर मैटर होता है प्योर सब्सटेंसेस एंड दिस इज कॉल्ड मिक्सचर इज द इम्प्योर सब्सटेंसेस, यानी मिक्सचर में आया। तो व्हाट इज द प्योर सब्सटेंसेस मतलब क्या होता है ना, एनी सब्सटेंसेस है, आप नोट कर लो, एनी सब्सटेंसेस है व्हिच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और वन काइंड ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट मिलके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल, बड़ा सा फिगर बन गया तो वो भी प्योर है, या मॉलिक्यूल बन गया तो वो भी प्योर है, वो हम बताएंगे। तो मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस यही होता है। मिक्सचर में नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ कंपाउंड्स कंबाइन होके किसी भी एक रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। दो प्रकार के आता है। तो अब हमें अगर प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड करते हैं, अगर आपको देखना होगा, इधर से देखो, प्योर सब्सटेंसेस जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। जो एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट जैसे कि हमें कहते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या बोलते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लीड। सिमिलरली नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट के अंडर में रहता है कि यही ये एलिमेंट है। बच्चा, ये जो एलिमेंट होता है हमारे पास टोटल एलिमेंट जो होता है वो एक्चुअली कितने होते हैं हमारे पास ना, ये जो टोटल एलिमेंट है यहाँ पर रखता हूँ, ये है हमारे टोटल एलिमेंट है। तो हमारे पास है टोटल 118। यानी अगर मैं इसको बता दूंगा कि इसको हटा दूंगा कि हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं। टोटल एलिमेंट होता है यानी 94/118। ये 94 क्या होता है ना, 94 एलिमेंट नेचुरली मिलता है, नेचर में मिला हुआ है, अभी तक खोज हुआ है, डिस्कवरी हुआ है। तो 94 एलिमेंट नेचुरल है, राइट। बाकी जो एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गया 6 एंड ये 18, यानी 24 एलिमेंट जो है ये मैन मेड है। तो मैन मेड होता कैसे ना, एक हायर क्लासेस में जब तुम जाओगे, एक टॉपिक है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, एक टॉपिक है कि न्यूक्लियर बैलेंस इक्वेशन, न्यूक्लियर बैलेंस इक्वेशन। तो न्यूक्लियर बैलेंस इक्वेशन में एक एलिमेंट के ऊपर अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल को बम्बार्डेड करके नया नया एलिमेंट डिस्कवर करते हैं। मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, ये सब लोग डिस्कवर कर रखे हैं। तो उनके हिसाब से एक्स्ट्रा 24 एलिमेंट आए हुए हैं एंड वो एलिमेंट प्योर होता है। प्योर क्यों? मान लीजिए, इमेजिन करो कि बड़ा सा आयरन पीस है, तो आयरन पीस के अंदर में एक आयरन, दो आयरन, 3000 आयरन एटम्स, मिलियन ऑफ आयरन एटम्स होंगे। एवरी एटम इज कॉल्ड एलिमेंट, राइट। अगर वो एलिमेंट को हमें अगर डिस्कस करेंगे, इधर देखो, इस एलिमेंट को हमें डिस्कस करेंगे। इस एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। क्या होता है? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। जो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड होता है, इसी मेटल के अंदर में और क्या क्या होता है ना, मेटल के अंदर में होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेटल, बहुत सारे मेटल्स होते हैं एंड उस मेटल के अंदर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। सबसे पहले थोड़ा मैंने आइडिया देता हूँ। मेटल, इधर से देखो, ये होता है मेटल, इधर ये होता है नॉन मेटल। अभी मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस सुन लो। पहले पॉइंट में लिखोगे, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। मैंने एस लिखा, यानी सॉलिड स्टेट में मेटल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नॉन मेटल में ऑलमोस्ट ऑल द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है।
पहला पॉइंट लिख लो। लेकिन कुछ मेटल होते हैं जो लिक्विड में होते हैं, वो कौन कौन होते हैं ये जरूर तुम्हें तुम्हारा सिलेबस वाइज याद रखोगे। लिक्विड मेटल क्या होता है ना, मर्क्यूरी, उसका सिंबल Hg होता है। रूम टेम्परेचर में मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर में मर्क्यूरी। यानी रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। कितना लिखूं? 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, उसमें लिक्विड होता है। लेकिन और एक एलिमेंट होता है जिसका नाम होता है गैलियम, और होता है एक सीशियम, बड़ा सी छोटा एस, बड़ा जी छोटा है, गैलियम। गैलियम एंड सीशियम, ये दोनों एलिमेंट है, ये भी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। लेकिन ये दोनों एलिमेंट जो है रूम टेम्परेचर में लिक्विड नहीं है, थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर में लिक्विड में रहते हैं। तो करीब करीब इसमें से आ जाएगा 303, यानी इसको मैंने कह दूंगा कि 30 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों भी लिक्विड में रहते हैं, मगर 30 डिग्री सेल्सियस में ये लिक्विड में रहते हैं। 30 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में मर्क्यूरी, रूम टेम्परेचर कहते हैं 25 को, वो लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, गैसियस मेटल ऐसा कोई है नहीं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल सॉलिड ही, कुछ लिक्विड होते हैं जो 3 का नाम मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, तुम्हारे बुक में है। नॉन मेटल, नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस, मतलब मेन तो गैस में होता है। लिक्विड नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर में अवेलेबल है, जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर में है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में है। नॉन मेटल वेरी रेयरली सॉलिड होता है। वो कौन कौन होता है नॉन मेटल सॉलिड जो है? सॉलिड नॉन मेटल होता है, एक होता है सल्फर, दूसरा होता है आयोडीन, तीसरा होता है कार्बन। ये तीनों नॉन मेटल होते हुए भी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन अकेला लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे नॉन मेटल जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आ गया? सारे बुक्स का कंटेंट एक ही लेक्चर में धड़ाधड़ हो जाएगा अभी। अब थोड़ा सा अगर मैं तुमको मेटालॉइड मेरे तरफ से एक्स्ट्रा बांट के दे रहा हूँ कि मेटालॉइड वो एलिमेंट होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग, मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करूंगा, रहने दो। मतलब जैसे मान लो दोनों बीच में, मतलब बीच में जो रहते हैं वो दोनों का कैरेक्टर बियर करते हैं। तो मेटालॉइड जो होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में रहते हैं, इसीलिए वो कभी मेटल कैरेक्टर बियर करता है एंड नॉन मेटल कैरेक्टर भी बियर करते हैं। तो यानी सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड टेलुरियम। आई रिपीट, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड टेलुरियम, ये 5 एलिमेंट मैंने तुम्हें सिलेक्ट करके दिया, जिसको हमें मेटालॉइड कहते हैं। यही मेटालॉइड सेमीकंडक्टर के रूप में काम आता है। आने वाला जो फ्यूचर होगा, सेमीकंडक्टर का जमाना होगा, ये आजकल टेक्नोलॉजी आ रहा है। तो सेमीकंडक्टर आप एटलीस्ट 2 याद रखना, सिलिकॉन एंड जर्मानियम, ये आपका काम आएगा आगे। सेमीकंडक्टर, मेटालॉइड मतलब जो कैरेक्टर दोनों का बियर करता है। डन। अगर जैसे जाके 10th में पढ़ोगे मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस है ना, मेटल सारा शाइनिंग सरफेस है, लॉस्चरस होता है, ये नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन लॉस्चरस होता है, बाकी कोई नहीं होता। 2 नंबर पे मेटल्स मालिएबल, डक्टाइली, मालिएबल एंड डक्टाइली, इसमें मालिएबल डक्टाइली नहीं होता है नॉन मेटल में। फिर मेटल में आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो। नॉन मेटल में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इतने से पॉइंट हो गया। तो इस तरीका से मेटल एंड नॉन मेटल का बात तो हमें कर दिया, यानी कहानी यहाँ पर हो गया, समझ लेना। मेरे जो मैंने बोला लिख लोगे तो हो जाएगा ना? होगा ना, नहीं होगा? बोलो, आवाज करो। हाँ, अच्छा। तो उसके बाद क्या होता है, अब हमें जाएंगे कंपाउंड के पास। अब कंपाउंड एंड मिक्सचर के पास तुम्हारे सामने मैंने ले आया। अब देखो बेटा, ये कंपाउंड प्योर है, एलिमेंट भी प्योर था, मिक्सचर प्योर नहीं है। व्हाट इज कंपाउंड एंड व्हाट इज मिक्सचर के बीच में डिफरेंस देंगे। पहले कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है ना? कंपाउंड मतलब, मैं 4 पॉइंट कहता हूं, याद करके लिखो। मोर देन 1 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड। तू मत लिखना, यहीं से देख लेना बाद में। मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट होता है कि FIS में 3 पॉइंट रखा। एफ मतलब फिक्स्ड कंपोजिशन, यानी एलिमेंट मिलके
एलिमेंट एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। एफ मतलब कंपाउंड के अंदर में जो एलिमेंट होते हैं दे हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन, दे हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, यू अंडरस्टैंड, फिक्स्ड कंपोजिशन। आई का मतलब होता है आई मतलब आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट इनसाइड द कंपाउंड इज नथिंग, इज वैनिस्ड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आर कंबाइंड, ये बनेगा टेक्निकली वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब बनेंगे वाटर बनेगा। हाइड्रोजन का कैरेक्टर होता है कि हाइड्रोजन खुद जलता है यानी बर्न इटसेल्फ। ऑक्सीजन हेल्प फॉर बर्निंग, एक जलता है एक जलने में मदद करता है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो वो आग को बुझाते हैं। तो बदल गया ना प्रॉपर्टी। तो मैंने बोला क्या ना, दो एलिमेंट का जो नेचर होता है जब वो कंपाउंड में आ जाते हैं वो अपना आइडेंटिटी खो देता है, अपने आइडेंटिटी रहता नहीं है। पानी के अंदर में ना हाइड्रोजन का कैरेक्टर है ना ऑक्सीजन का कैरेक्टर है, अपना नेचर जो नहीं है। तो इसी को कहते हैं आइडेंटिटी ऑफ, आपके बुक में लिखा हुआ है आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट आर लॉस्ट व्हेन दे फॉर्म ए कंपाउंड। एफ आई ए से मतलब इस कंपाउंड से एवरी एलिमेंट को आसानी से सेपरेट कर पाएंगे, आसानी से सेपरेट कर पाएंगे, बट द मेथड इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है 10th में जाके पढ़ोगे। वाटर को जब ब्रेक करेंगे करंट देंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलग अलग होंगे, एक्टिविटी के अंदर में 10th में है। यही का ऑपोजिट कर देंगे मिक्सचर में। मिक्सचर में जब दो एक से ज्यादा एलिमेंट हो या एक से ज्यादा कंपाउंड हो, जब भी मिलते हैं तो कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है। क्या बोलेंगे? वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन फिक्स नहीं है। वाटर में कंपोजिशन फिक्स था, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ही होगा हमेशा, तभी बनेगा वाटर। फिक्स्ड कंपोजिशन 2H2 1, इसमें से फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। आप नमकीन खाते हो, उसमें कभी मटर ज़्यादा है, कभी सेमिया ज़्यादा है, कभी ड्राई फ्रूट ज़्यादा है, तो कोई फिक्स रेशियो में नहीं होता है मिक्सचर में। वेरिएबल कंपोजिशन, आइडेंटिटी सबका अपना अपना रहेगा। जब तुमने नमकीन खाते हो तो उसमें जब आपका पोहा जाएगा अपने माउथ में तो लगेगा पोहा जैसा, पोहा पोहा कैरेक्टर देगा। लेकिन जब ड्राई फ्रूट जाएगा तो ड्राई फ्रूट अपना कैरेक्टर देगा, मटर जाएगा तो मटर उसका अपना कैरेक्टर देगा। तो केन का मतलब इनसाइड द मिक्सचर द कंपाउंड और द एलिमेंट नेवर लूज देयर आइडेंटिटी। वो अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे, अपना आइडेंटिटी मिक्सचर के अंदर में बरकरार रहेगा। क्या लिखा? वेरिएबल कंपोजिशन, आइडेंटिटी बरकरार रहेगा। सेपरेशन, सेपरेशन कैसे करेंगे मिक्सचर से ना? फिजिकली आप एक किसी भी, अगर आपके पास चीनी है और उसमें गिर गया दाल, तो दाल को एक एक करके हमें फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं या फिजिकली किसी डिवाइस के द्वारा भी सेपरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? पहला पॉइंट वेरिएबल कंपोजिशन, दूसरा पॉइंट आइडेंटिटी नेवर लॉस्ट, तीसरा पॉइंट इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कौन? मिक्सचर। अब आपका एनसीईआरटी कवर हो रहा है, एनसीईआरटी कवर पूरा हो रहा है, ठीक है ना? अब हमें कहेंगे ये जो कंपाउंड मिक्सचर हो गया, कंपाउंड में मैंने खाली वाटर दिया एग्जांपल, वाटर 1, 2 में कार्बन डाइऑक्साइड, 3 में अमोनिया, 4 में H2SO4, 5 में HNO3, ठीक है? फिर कर दोगे सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, तो आप 1000 कंपाउंड लिख सकते हो कंपाउंड के फॉर्म में। यू अंडरस्टैंड? अब आगे हमें कहेंगे मिक्सचर के फॉर्म में। क्या कहेंगे? मिक्सचर। मिक्सचर का नॉर्मल कैरेक्टर बता दिया एनसीईआरटी में, जो डिफरेंस था कंपाउंड मिक्सचर में। अब मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, आपके पूरे चैप्टर इसमें जाएगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है ना? होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है ना? जो एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर मिक्सचर बनेंगे वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होंगे। कैसा कंपोजिशन? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, छोटा सा लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होंगे। मतलब एक ऐसा मिल जाएंगे उसके अंदर में होमोजेनियस मिक्सचर में कि ये अपने पार्टिकल दिखाई नहीं देगा उसके अंदर में। जो दोनों मिलेंगे वो इतना मिल जाएगा कि दिखेगा नहीं, एंड इसको हमें ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सपोज आपको बोलेंगे कि सोडियम क्लोराइड, नमक को लेके पानी में डाल दो,
तो नमक पानी के अंदर में दिखेगा नहीं, क्योंकि इनके जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। याद रखना इस बात को, लेस देन 1 नैनोमीटर हमारे आंखें में देख नहीं पाएंगे, ना ही माइक्रोस्कोप में देख पाएंगे। डन, इसीलिए बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड वाटर, शुगर वाटर, स्टार्च वाटर, तो ये सारे चीजें जो होते हैं आपका क्या नाम बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। समझ में आ गया। हेट्रोजेनियस में जाएंगे बाद में, इसके रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे, पहले होमोजेनियस पढ़ लेते हैं, या थोड़ा हेट्रोजेनियस अगर पढ़ लेते हैं कोई बात नहीं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर में इसका उल्टा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर में जो पार्टिकल होगा वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होंगे। याद रखना एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, पहला लग गया नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दूसरा पॉइंट होता है ये ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, इसके अंदर में पार्टिकल साइज जो होता है बड़ा होता है। अब बड़ा जब होगा कितना, ना कॉलर्ड में अलग होगा, सस्पेंशन में अलग होगा, वो मैं बताऊंगा। अब पहले मैं जाता हूँ होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर में 2-3 प्रकार का चीजें पढ़ाएंगे। पहले बताऊंगा सॉल्युबिलिटी, फिर मास परसेंटेज, 3 प्रकार का मास परसेंटेज बताऊंगा, फिर बताऊंगा सेपरेशन, मतलब इसका जो होमोजेनियस मिक्सचर के सेपरेशन किस तरीके से हमने होमोजेनियस मिक्सचर को करेंगे, यानी आइडेंटिटी या सेपरेशन हमें किस तरीके से कर पाएंगे वो भी बता देंगे। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है ना बेटा, सॉल्युबिलिटी जो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर डिजॉल्व इन वाटर in a saturated solution with a particular temperature is known as a solubility. Amount of solid substances dissolve in water in a saturated solution and a particular temperature is known as a solubility. सही समझ में आ गया। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे थोड़ा और भी सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी होगा हर सॉल्यूशन का, एक मैक्सिमम व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, the condition of the solution in which further solute never be soluble. If temperature is increases, then further soluble of the salt can be occur. अब आता है सेपरेशन, कुछ नहीं है, मास परसेंटेज। अब हम थोड़ा मास परसेंटेज के बारे में जाएंगे। मास परसेंटेज के बारे में जब हम जाएंगे तो मास परसेंटेज 2 प्रकार की होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा इधर से मैं जाता हूँ। ये जो मास परसेंटेज होता है, मास परसेंटेज ये 3 प्रकार के होगा। इसमें मास टू मास परसेंटेज, इसमें मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तुम्हारा आएगा मास टू मास। देखो मास टू मास परसेंटेज कैसे होता है ना, मास टू मास परसेंटेज को मैंने बोलूँगा WB परसेंटेज इक्वल टू WB मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है मास परसेंटेज का। अच्छा, इसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज या मास टू वॉल्यूम परसेंटेज का कैसे हो जाएगा, इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये हो जाएगा। अब ये वाला कैसे हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन से तुम्हारा नहीं आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन ये है कि एक सॉल्यूशन के अंदर में हमने ऐड कर दिया 50 ग्राम ऑफ सपोज मैंने कर दिया 50 ग्राम ऑफ, मैंने इसमें कर देता हूं कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्रैक्टिकली पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसलिए मैंने इसको चेंज कर देता हूँ। चलो कर देता हूँ 50 ग्राम ऑफ शुगर ले लेता हूँ। 50 ग्राम ऑफ शुगर डिजल्व इन मान लो 500 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, आपका इतने में काम बन जाएगा। बुक में जो क्वेश्चन है वो भी पढ़ लेना, मैंने ये समझा रहा हूँ। 50 ग्राम शुगर एंड 500 ग्राम वाटर, तो मास परसेंटेज ऑफ द शुगर इक्वल टू मास परसेंटेज ऑफ शुगर इक्वल टू 50 से डिवाइडेड बाय 550 टोटल हो जाएगा ना ये, इंटू 100। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही होगा। यहाँ पर टोटल रहेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन का मास रहेगा इंटू 100। दिस इज द मास परसेंटेज।
ये वॉल्यूम फॉलोम तुम्हारा बुक में कोई क्वेश्चन है ही नहीं, है ही नहीं तो रहने देते हैं। ठीक है, 3 प्रकार का था मैंने बता दिया था, 1 प्रकार का न्यूमेरिकल था, बुक का न्यूमेरिकल पढ़ लेना। होमोजेनियस मिक्सचर को हमने कभी कभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मान लो पानी में दारू मिला देंगे तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में पार्शियली सेपरेट करते हैं, ये तरीका है सेपरेशन। अभी चलते हैं किसके पास है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के पास चलते हैं। बेटा जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये 2 प्रकार का है, एक होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन। कॉलोइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन कैसे होता है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में ना, सबसे पहले मैं कॉलोइडल को लास्ट में पढ़ाऊंगा, सस्पेंशन पहले देख लो। मैंने बोला था सॉल्यूशन 3 प्रकार का, एक तो होमोजेनियस सॉल्यूशन चला गया जिसमें से पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। अभी आता है सस्पेंशन जिसमें पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, बड़े बड़े पार्टिकल, वो नेकेड आई में दिखता है। वो कैसे कैसे एग्जाम्पल, इधर से मैंने लिखा 3 एग्जाम्पल कि सस्पेंशन जो होता है सॉल्यूशन उसके एग्जाम्पल होता है NaCl एंड आयरन पीस, तो दिखेगा एक दूसरे से। क्ले एंड वाटर दिख जाएगा, शुगर प्लस सॉल्ट प्लस सैंड, इन सबको मिला देंगे तभी भी वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, दिखेगा। हेट्रोजीनियस 2 में आता है, कॉलोइड एंड सस्पेंशन। सस्पेंशन बड़े बड़े, क्ले पानी मतलब मिट्टी डाल देंगे एकदम दिखेगा मिट्टी मिट्टी मिट्टी, तो दीज आर कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन में एग्जाम्पल मैंने दिया कैसे ना, सोडियम क्लोराइड पानी नहीं है, आयरन, या आयरन कोबाल्ट निकल को मिला देंगे एक साथ। आप एक बार पेपर का टुकड़ा, थोड़ा सैंड, बाकी थोड़ा व्हीट सी, थोड़ा चावल ऐसे डाल दोगे, दीज आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस सस्पेंशन, बड़ा सस्पेंशन हो गया, तो पूरा दिख रहा है एक तरीका से। तो NaCl आयरन क्ले वाटर वगैरह होता है। कैरेक्टर क्या होता है, जब तुमने क्ले एंड वाटर को पानी में मिला दोगे, पानी में मिल जाएगा दोनों, तो उसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए, वो सेटल डाउन हो जाएगा, यानी वो स्टेबल नहीं है। कैरेक्टर वो जो सॉल्यूशन स्टेबल नहीं है, अगर उसको अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखेंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, क्ले नीचे बैठ जाएगा। एंड सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बड़ा होता है, उसमें लाइट स्कैटरिंग हो सकता है, होता है। ठीक है, कैरेक्टर में जा रहा है। सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है, सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है, ताकि जब रखेंगे तो नीचे अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा उसका कंपोनेंट। होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है ट्रू सॉल्यूशन, कभी नमक नीचे नहीं बैठेगा सॉल्युबल होने के बाद, वो स्टेबल सॉल्यूशन है, चेंज नहीं होगा। लेकिन ये दोनों में स्टेबल नहीं है, सस्पेंशन तो बिल्कुल अनस्टेबल है। ठीक है, अब आता है मेन कहानी, हम किसके पास जाएंगे, कॉलोइड के पास। बेटा कॉलोइड एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर में पार्टिकल साइज जो होता है, कॉलोइड कैरेक्टर एंड दिस, देखो मैं कहता हूँ कॉलोइड। अभी कॉलोइड एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें, कॉलोइड मतलब कॉलोइडल सॉल्यूशन, जिसके अंदर में पार्टिकल साइज जो होता है ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, या ऐसा करते हैं 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर के बीच में रहते हैं कॉलोइड। कॉलोइड पार्टिकल इस बीच में रहते हैं, ये कॉलोइड है, इन दोनों के बीच में रहता है कॉलोइड। तो कॉलोइड जब इन दोनों के बीच में रहता है तो कॉलोइड का साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर एंड लेस देन 1000 नैनोमीटर। इट कैन बी विजिबल थ्रू द माइक्रोस्कोप। नेकेड आई में दिखता है कौन, सस्पेंशन का पार्टिकल, वो बड़े बड़े हैं 1000 से ऊपर, तो ये माइक्रोस्कोप में दिख जाता है। कॉलोइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। तो ये कॉलोइडल सॉल्यूशन को हमें कैसे पता करेंगे, उसको हमें लिखने जा रहे हैं। कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन को हमें इस तरीका से पता करेंगे कि कॉलोइडल सॉल्यूशन मतलब अगर होता है, जैसे हमें सॉल्यूट कर रहे थे ना, आराम से लिखता हूं, डिस्पर्स्ड, सुनो पहले, डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम, प्लस क्या है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ये दोनों मिलके बनाते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन। क्या बनाते हैं ये दोनों मिलके बनाएंगे कॉलोइडल सॉल्यूशन। ये दोनों मिलेंगे तो बोलेंगे कॉलोइडल सॉल्यूशन। सही समझ में आ गया। व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज का मतलब होता है सॉल्यूट, आपने सुना होगा। डिस्पर्सन मीडियम का मतलब होता है सॉल्वेंट, सुना होगा। तो इसका मतलब यही है
कि कॉलोइडल सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम है वो डिस्पर्स्ड फेज, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो डिस्पर्सन मीडियम। ये बात तो कान खोल के याद रखना। याद रखा? कम वालों को बोलते हैं, बोलो, और ज्यादा वालों को बोलेंगे मीडियम। तो इस तरीका से डिस्पर्सन मीडियम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, कॉलोइडल सॉल्यूशन इज ऑफ 8 टाइप, 8 प्रकार के हैं। तुम्हारे बुक्स में जिस तरीका से घटिया तरीका से लिखा हुआ है उससे बेहतरीन तरीका से मैं बताता हूं, आपको याद आ जाएगा। कैसे याद आ जाएगा? देखो, मैंने 8 प्रकार के कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाता हूं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट के हिसाब से डिस्पर्सन फेज को मैं बोलता हूं डीपी, डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्स्ड फेज, सही समझ में आ गया। फिर बोलता हूं डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन पूरा लिख देता हूं, फिर डिस्पर्सन मीडियम इधर भी लिख देता हूं, फिर डिस्पर्स्ड फेज को, कई को फिर तुम्हारा टेंशन। डिस्पर्स्ड फेज दिख नहीं रहा, इधर देखो आराम से। डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, ये कॉलोइडल सॉल्यूशन का नाम है। कॉलोइड मतलब कॉलोइडल सॉल्यूशन। चलो, कॉलोइडल सॉल्यूशन का नाम है। कॉलोइडल सॉल्यूशन का नाम होने के बाद इधर रह जाएगा एग्जाम्पल। शायद ये तुमको पता चल गया होगा टेबल कैसे बना रहा हूं। देखो, आप अपने आप मेरे से सुनते ही आपको आधा तो याद हो जाएगा। कैसे ना, पहले आराम से लिखो सॉलिड 3 बार। पहले लिखो सॉलिड, सॉलिड, फिर लिखो सॉलिड, फिर लिखो लिक्विड 3 बार, लिक्विड, 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 फिर लिखो गैस 2 बार। फिर क्या लिखेंगे? गैस लिखेंगे 2 बार, गैस, गैस। तो इस तरीका से 2-2 बार गैस लिखेंगे। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार का लिख दिया मैंने। अब इधर कैसे लिखेंगे ना, इनके साथ ही हो सकता है तुम भूल जाओगे, मैंने ऐसे करके दिखाता हूं। इनको पूरा ऐसे आरो मार्क दे देता हूं, इनके साथ मिलावट जो है, ठीक है। सॉलिड इसमें मैं लिखूंगा, इसमें लिखूंगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों सीरियल रहेगा। फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड। अब गैस तो है नहीं, यानी गैस टू गैस कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं होता है, वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। अभी 8 प्रकार का हो गया कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो फिर किसका नाम क्या होगा ना? अगर एक सॉलिड, बेटा देखो, डिस्पर्स्ड फेज में जो होगा वो कम क्वांटिटी में होंगे। डिस्पर्स्ड फेज में जो होगा कम, ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा, ये नाम कॉलोइडल। 2 सॉलिड, एक कम एक ज्यादा, उसको बोलेंगे कौन सा सर? इसको बोलेंगे सॉलिड सॉल। क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल नाम होगा। फिर ये क्या होगा? सॉलिड एंड लिक्विड होगा तो इसका नाम होगा सिंपल सॉल, कॉलोइडल सॉल्यूशन का नाम। सॉलिड गैस होगा, जहां पर गैस होता है ना मीडियम, याद रखना, उसका नाम होता है एरोसॉल, एरोसॉल हो गया। लिक्विड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड, इसका नाम होता है, अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा नाम। इसका नाम हो जाता है जेल, जेल। लिक्विड, लिक्विड का नाम हो जाता है एमल्सन, एमल्सन। कहता हूं लिक्विड गैस का नाम होता है एरोसॉल। क्या नाम होता है? एरोसॉल। अब जब हमें और थोड़ा बताते हैं, गैस सॉलिड का नाम होता है, ये लास्ट दोनों कर दोगे तुमने फोम, ये भी फोम एंड ये भी फोम। आपको आराम से याद हो गया लगभग। अब देखो, जब ये हो गया तुम्हारा याद है, अब एग्जाम्पल क्या है? सॉलिड, सॉलिड क्या करेंगे एग्जाम्पल? मैं सबसे पहले हमें इसका करेंगे कलर्ड स्टोन। आपका बुक में भी है, देख सकते हो। कलर्ड स्टोन मैं कहता हूं, सुन लो। कलर्ड स्टोन, जेम स्टोन, कलर्ड ग्लास, याद रख लिया। कलर ग्लास भी होता है, कलर स्टोन, कलर ग्लास, सीजी लिख दिया मैंने।
ये एग्जाम्पल है, जैसे हम अंगूठा लगाते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड, सॉल बोलते हैं, इसमें से अल्कोसॉल एंड एक्वासॉल। एक्वासॉल तुम कहोगे नहीं सर समझ नहीं आया। चलिए, हमारा सेल साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन, वो एक्वासॉल है। पानी के साथ सेल ऑर्गेनेली वगैरह रहते हैं, उसको बोलते हैं एक्वासॉल। एक्वासॉल सेल फ्लूइड एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स जो होते हैं ना, वो सारे जो होते हैं वो सॉल में आते हैं, जो एक्वास मीडियम जो होता है। सॉलिड गैस एरोसॉल, एग्जांपल दे सकते हो? हाँ, डस्ट नहीं, एटमॉस्फेयर में डस्ट होगा, सूट होगा, कार्बन सूट्स होता है ना, डस्ट एंड सूट एटमॉस्फेयर में होगा, वो कम होंगे, एटमॉस्फेयर का क्वांटिटी ज्यादा होगा। एटमॉस्फेयर मीडियम होगा, देखो इधर जो है वो मीडियम ज्यादा है, इधर जो है वो फेज वो कम है। आ गया लिक्विड एंड सॉलिड, जेल होता है, तुमने सुना होगा जेल, जाम, जेली, बटर, ये सब जो होते हैं जेल होता है। जेल में सॉलिड ज्यादा है, यानी ज्यादा आटा ले लोगे पानी कम होगा, वो जेल टाइप में बनेगा, तो सॉलिड ज्यादा होगा। लिक्विड, लिक्विड को एमल्सन बोलते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसके अंदर में मिल्क कीजिए एमल्सन, मिल्क एग्जाम्पल होता है। और भी कई किस्म के हायर क्लासेस में था, अब कट गया वो। एक होता है ऑयल वाटर एमल्सन, एक वाटर ऑयल एमल्सन, इतना तुम्हारा है नहीं, समझ नहीं पाओगे। तो ये एमल्सन है, मिल्क कीजिए बढ़िया एमल्सन है, इसमें लिक्विड फैट है सस्पेंडेड ऑन द वाटर, तो वाटर इसमें से ज्यादा है, लिक्विड फैट कम है। लिक्विड एंड गैस एरोसॉल, बेटा लिक्विड मतलब पानी अगर गैस को मिला के क्या बन जाता है? फॉग बनता है, फॉग, मिस्ट, क्लाउड, फॉग, मिस्ट एंड क्लाउड, इस तरीका से चीज बनता है, वो उसका एग्जाम्पल है। गैस एंड सॉलिड, गैस सॉलिड मतलब कौन सा पता है? तुमने देखा, कभी कभी देखा होगा कि जैसे रामायण में वानर सेना जो होते हैं पत्थर फेंकते हैं पानी में, वो पानी क्या होता है? पानी में डूबता नहीं है, उसको उसको ये नाम देते हैं कि ये कोई चमत्कार है। ये असल में चमत्कार नहीं है, वो एक्चुअली एक फोम है, वो फोम है एक्चुअली, प्यूमाइस स्टोन उसको बोलते हैं, प्यूमाइस स्टोन। क्या बोलते हैं? प्यूमाइस स्टोन, प्यूमाइस स्टोन, इसका मतलब पोरोसो स्टोन, मतलब उस स्टोन के अंदर में पोर होता है, उसमें हवा भरा रहता है, तो इसलिए वो डूबता नहीं है। ठीक है, यही वाला फोम। फोम वगैरह तुमने देखा होगा, तकिया वगैरह भी फोम तकिया आता है, उसमें बैठ जाएंगे फिर उठ जाएंगे, फिर उठ जाएगा, फिर बैठोगे फिर दब जाएगा, वो भी वैसा होता है, वो भी पानी में डूबेगा नहीं, वो भी फोम है, तकिया वगैरह होता है, पिल्लो। गैस लिक्विड जो होता है ये एक तरीका का लिक्विड फॉर्म होता है, इसको हम लिक्विड फॉर्म बोल सकते हैं, जिसके एग्जांपल होता है सेविंग क्रीम। आपने जो सेविंग क्रीम लिया होगा, सेविंग क्रीम, तो उसको ये एग्जांपल होता है। ये मैं तुमको इसलिए बता दिया तरीका से, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा जो 9th क्लासेस को पढ़ा रहा होगा। ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 12वीं क्लासेस में था, तो अब वो चैप्टर हट गया भले ही, लेकिन फिर भी मुझे तो पता था, तो इसलिए मैंने उस तरीका से आपको पढ़ा दिया। टेबल आपका है, बुक का कंटेंट आपका बुक का है, तरीका मैंने डाल दिया। ठीक है बच्चा? अच्छा, ये समझ में आ गया कोलोइडल सॉल्यूशन। ये कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है थोड़ा पार्टिकुलरली इंटरमीडिएट होने की वजह से, जब लाइट उसके अंदर में पास करेगा, वो लाइट का स्कैटरिंग होगा, उस प्रोसेस को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट occur when it passes through the colloidal solution is known as a टिंडल इफेक्ट या टाइंडल इफेक्ट। ये टाइंडल इफेक्ट जो होता है डार्क फॉरेस्ट में भी होता है, क्योंकि फॉरेस्ट एकदम चारों तरफ बंद रहता है, जहाँ कोने लीव्स के अंदर में जब बीच दो लीफ के बीच में जब वो सनलाइट आता है अंदर में, इतना तेजी से आता है, तो उससे आसपास में जो डस्ट पार्टिकल होता है उससे स्कैटरिंग होके टिंडल इफेक्ट दिखता है। ठीक है, ये था टिंडल इफेक्ट। अभी अगर हम टॉपिक के पास चलते हैं कि हमारे पास टॉपिक में क्या क्या था, तो यही था टाइप एंड टिंडल इफेक्ट बारे में बता दिया। लास्ट टॉपिक में शायद एक चीज है जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। बड़ी इंटरेस्टिंग ये है, इसमें 12th 10th में भी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बीच में फर्क। फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिस चेंज के द्वारा हमें दोबारा ओरिजिनल फॉर्म को वापस ला पाएंगे।
सपोज मैंने एक कपड़ा को फाड़ दूंगा, बाद में उसमें किसी तरीका से सिलाई कर दूंगा, या आइस को मेल्ट कर दूंगा, पानी बना दूंगा, फिर कूल करेंगे, फिर आइस बन जाएगा, राइट। तो ये सारे चीजें जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। जो चेंज ओरिजिनल फॉर्म को वापस आ सकता है तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं, याद रखना बात को। केमिकल चेंज, पेपर को जला देंगे, कभी दोबारा पेपर बन नहीं सकता, राइट। केमिकल चेंज, सीड जर्मिनेशन हो जाएगा, इट फिर दोबारा वो सीड में नहीं आएगा कभी किसी तरीका से। वो केमिकल चेंज वो होता है जो वापस ओरिजिनल फॉर्म को नहीं आ पाएगा, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। रह गया फिजिकल प्रॉपर्टी, थोड़ा समझा करो इस बात को आगे के लिए। ना किसी मैटर का वो प्रॉपर्टी होता है जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है या सॉल्युबिलिटी को जस्टिफाई करता है, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है ना, रिएक्शन, वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ किस तरीका से रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके कैसे नया प्रॉपर्टी बनाता है, नया कैरेक्टर बनाता है, नया कंपाउंड बनाता है, एंड कंपाउंड का कैरेक्टर चेंज होता है, उससे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, एंड कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट है, कितना बॉइलिंग पॉइंट है, कितना सॉल्युबल हो रहा है, ये सब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। याद रखना फिजिकल चेंज इंपॉर्टेंट है, जो चेंज वापस ओरिजिनल फॉर्म को नहीं आ पाएगा वो फिजिकल चेंज है। पानी बर्फ बनेगा, बर्फ पानी बन जाएगा, वो फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज में पेपर जला देंगे, सीड जर्मिनेशन कर जाएगा, ये सब केमिकल चेंज होता है। इस तरीका से मैंने क्या कर दिया, तुम्हारे पूरे चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया, सारे बता दिया, जो बोला उसको लिख लो, समझ लो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसी लिंक में जाओगे तो टेलीग्राम में आपको एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सारे क्वेश्चन से रखा हुआ है, इसको समझोगे, बार बार रीडिंग करोगे, देखोगे, एंड वो एग्जाम्पलर क्वेश्चन तक जरूर करोगे, बाकी बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन करना जरूरी है। थैंक यू।